What if the empire that once ruled the quarter of the world couldn't even feed its own soldiers without local help? ब्रिटेन ने इंडिया पर 200 साल राज किया, लेकिन 200 साल पहले उनके पास सिर्फ एक छोटा ट्रेडिंग ऑफिस था। तो फिर क्या हुआ? लोग सोचते हैं ब्रिटेन जीता क्योंकि उनकी आर्मी ज्यादा ताकतवर थी। यह सच नहीं। असल कहानी बैटलफील्ड से शुरू ही नहीं होती। यह शुरू होती है एक कंपनी के बैलेंस शीट से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ स्पाइसेस और सिल्क बेचती थी। उस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि ये कंपनी एक दिन पूरे सब कॉन्टिनेंट की मालिक बनेगी। इंडिया उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर रियासत थी। हिस्टोरियन एंगस मेडिसन के एस्टीमेट के मुताबिक मुगल एम्पायर अकेला दुनिया की टोटल जीडीपी का तकरीबन 24% कंट्रोल करता था। कंपनी ने यह देखा और एक फैसला किया जो हिस्ट्री बदल देगा। ट्रेड नहीं, कंट्रोल ज्यादा फायदेमंद है। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। यह कोई नॉर्मल जंग नहीं। रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से कुछ हजार सिपाही थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास एक पूरा लश्कर था। नंबर्स के हिसाब से क्लाइव हारना चाहिए था, लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही फतह तय हो चुकी थी। क्लाइव ने नवाब के अपने कमांडर मीर जाफर को खरीद लिया। एक रिश्वत, एक गद्दार और एक पूरा सब कॉन्टिनेंट हाथ बदल गया। यह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजी का आगाज था। इस जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का कंट्रोल दे दिया और बंगाल उस वक्त दुनिया के सबसे दौलतमंद इलाकों में से एक था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं करती थी, अब वो टैक्स कलेक्ट करती थी, अपनी आर्मी चलाती थी और रियासतों को आपस में लड़वाती थी। एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ इस्तेमाल करो, मजहबी और कौमी इख्तलाफात को हवा दो। जब लोग आपस में लड़ते हैं तो वो कभी इकट्ठा नहीं हो पाते। ये फार्मूला इतना कारगर था कि ये पूरे ब्रिटिश रूल की बुनियाद बन गया। मगर ये सिर्फ आधी तस्वीर है। 1750 में बंगाल का मुस्लिन और सिल्क पूरे यूरोप में मशहूर था। इंडिया दुनिया के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का तकरीबन 25% अकेला पैदा करता था। फिर ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ता गया और कुछ अजीब होने लगा। रॉ कॉटन इंडिया से ले जाई गई, मैनचेस्टर की एक फैक्ट्री में प्रोसेस हुई और वापस इंडिया में बेच दी गई, हेवी टैरिफ्स के साथ, जो सिर्फ लोकल व्यूवर्स पर लगाई गई थी। नतीजा 1900 तक इंडिया का ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट शेयर गिरकर सिर्फ 2% रह गया। एक मुल्क जो कभी दुनिया को कपड़ा पहनाता था, खुद रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला मुल्क बन गया। इकोनॉमिस्ट इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं और इसी पॉइंट पर सब कुछ और भी तारीख हो जाता है। ब्रिटिश कहते हैं उन्होंने इंडिया को रेलवेज और टेलीग्राफ दिए। ये झूठ नहीं है, मगर अधूरा जरूर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की तरक्की के लिए नहीं, ब्रिटिश ट्रेड के फायदे के लिए बनाया गया था। ये रेलवेज किस लिए बनाई गई थी? रॉ मटेरियल्स बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गुड्स अंदर तक फैलाने के लिए। ये इंडिया की तरक्की नहीं थी, ये ब्रिटिश ट्रेड का ब्लूप्रिंट था। 1943 का बंगाल famine इस हकीकत की सबसे दर्दनाक मिसाल है। तकरीबन 30 लाख लोग भूख से मर गए। हिस्टोरियंस के अंदाजे अलग अलग हैं। कुछ 20 लाख, कुछ 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का जिक्र करते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तकरीबन 20 से 30 लाख लोग भूख और बीमारी से मरे, जबकि फूड ग्रेन्स दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट हो रहे थे ब्रिटिश वॉर एफर्ट के लिए। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ब्रिटेन ने क्या बनाया, सवाल ये है किस कीमत पर। अगर असल जवाब यह है कि यह सिर्फ फौज का मसला नहीं था, तो ब्रिटेन ने इंडिया पर हुकूमत कैसे की? 3 चीजें। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया के रिसोर्सेज से ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फंड हुई। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, रियासतों को लड़वा कर यूनाइटेड रेजिस्टेंस खत्म कर दी गई। इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, लॉ और कोर्ट इस तरह बनाई गई कि पावर हमेशा एक ही तरफ रहे। यह जंग नहीं थी, यह एक स्ट्रेटेजी थी। ब्रिटेन ने इंडिया पर तलवार से पहले डिमांड सप्लाई चेन कंट्रोल की, बैटलफील्ड से पहले बोर्ड रूम जीता। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सबसे बड़ी फतह कभी जंग के मैदान में नहीं होती, वो उस वक्त होती है जब कोई आपकी इकोनॉमी, आपके फैसलों पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। यह सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना 250 साल पहले था। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।